हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू IAS एंड BCS। मेडिवल हिस्ट्री की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस टाइम पर जो टाइमलाइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आने लगे थे, इनका क्या इम्पैक्ट था मेडिवल हिस्ट्री को शेप करने में हमारे भारत में। जो लगभग 1000 साल की स्टडी है, ठीक है, 700 से लेकर 1750 तक। ये हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इस टाइम पर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो छोटी मोटी नहीं थी, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट थी। और उसका एक रीज़न ये भी था इस लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स का कि किंगडम्स और एम्पायर्स जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे एक के बाद एक। अब हर किंगडम और हर एक एम्पायर कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेकर आता था, है ना। तो उसकी वजह से हमारा इंडियन जो लैंडस्केप था वो शेप होता चला जा रहा था मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर। और स्पेसिफिकली इन 1000 सालों की जो बात हो रही है, 700 AD से लेकर 1750 AD तक। एक बात तो आप लोगों को क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि मेडिवल हिस्ट्री का टाइम जो है वो AD का है ना, BC का नहीं है। ये वाली बात सबको पता है ना। तो एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पीरियड नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आ रही थी। उनमें से कुछ एक टेक्नोलॉजी थी, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, पर्शियन व्हील, जो कि इरिगेशन में यूज़ होता था, बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील, और लड़ाई के टाइम पर फायर आर्म्स। नए नए तरह के खाने और पीने वाली चीज़ें अराइव हुई सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पटेटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाहर से आई थी ये सब चीज़ें, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था एक बात, ये लिस्ट में ऐड करते जाना। इस तरह की जो भी इनोवेशन हो रही थी, नई टेक्नोलॉजीज़, नए क्रॉप्स जो आ रहे थे, वो लोगों के साथ साथ आ रहे थे। और लोगों के साथ साथ इन टेक्नोलॉजी और ये जो क्रॉप्स थे ये तो आ ही रहे थे, इनके साथ साथ इन लोगों के आइडियाज़ प्लस कल्चर भी पेनिट्रेट कर रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो। एज अ रिजल्ट ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टाइम पर 700 से लेकर 1750 तक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको एक बारी आगे बढ़ने से पहले पर्शियन व्हील के बारे में दिखाता हूँ ज़रा कुछ। यहाँ पर देखो आप लोग, पर्शियन व्हील एक तरीके का कुएं से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या करा जाता है, सबसे पहले एक वेल बनाया जाता है, कुआं। उसमें ना इस तरीके का एक पहिया बांधा जाता है, जिसमें बड़ी सारी इस प्रकार की बाल्टी लगाई जाती हैं। ये नीचे से उठकर पानी लेकर आएगा। ये बाल्टियाँ इस हौदी में, इस टंकी में, इस टब में, जो जिस भी चीज़ से बना उसमें पानी गिराते चली जाएंगी। ये किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होगा, और जैसे ये आप देख रहे हो पीछे की तरफ खेतों में आराम से यहाँ से पानी जा रहा है। अलग अलग वे में पानी पहुँचाने का इसका रास्ता होता है, लेकिन टेक्निक इसकी यही होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाल्टियाँ यहाँ पर लगाई, इधर से पानी उठ रहा है सारी बाल्टियों में एक साथ। जैसे ही ऊपर घूमेगा इसमें गिरेगा, और यहाँ से एक पाथवे कनेक्टेड होगा जहाँ तक इस फार्मर को पानी पहुँचाना है, ये आराम से पहुँचाएगा पानी। ये होता है पर्शियन व्हील का कंसेप्ट। और देखते हैं इसके बारे में। आजकल के टाइम में कम देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ मतलब मान लो कि लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है और पानी एकदम से मतलब चाहिए है और मेहनत इतनी नहीं करी जा सकती, तो एक बार बस पर्शियन व्हील की मदद से इस प्रकार का सहारा लिया जा सकता है। जैसे आप ये देख लो, ये यहाँ पर गिरा रहा है, पानी गिर रहा है, उसके बाद आप ये पाथ पे देख रहे हो, पानी यहाँ से होकर इधर गिरता चला जा रहा है, और ये आगे जो भी एक नैरो पाथ पे होगी वहाँ से कनेक्टेड है, कहीं पर भी इंस्टॉल करा जा सकता है। ये देखो, गांव में किसी ने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है। अब पानी नीचे है ना काफ़ी ज़्यादा, बंदा नीचे उतर के थोड़ी ना लेकर आएगा। इसमें गया,
इसमें आया और नैरो पाथवे कोई भी बनाकर कनेक्टेड, ये वाली जो बना रखी है, यहाँ से पानी मतलब पूरा का पूरा आ रहा है, यहाँ बाल्टियाँ गिर रही हैं, पानी गिर रहा है, यहाँ से पूरा का पूरा फ्लो ऐसे इस तरीके का आ रहा है, तो आपका काम आसान हो जाता है। देख लिया, आराम से समझ में आ गया। तो ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, लोग ग्रुप में ट्रैवल करते थे लंबे दूर दराज के इलाकों में इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ थी, ठीक है, क्रिएट हो रही थी, एक्चुअली थी भी और क्रिएट भी हो रही थी, और यहाँ पर बड़े सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिखी कि वो अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा सकते हैं और बना सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऐसे ही पीपल जो कि अपनी किस्मत आजमाने, अपने आप को अमीर करने, इस पीरियड के टाइम पर जो फ़ायदा उठाना चाहते थे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर चल रही थी, वो थे राजपूत। ये एक नेम डिराइव्ड है फ्रॉम राजपुत्र, इसका मतलब होता है सन ऑफ रूलर, जो रूलर है उसका बेटा। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये टर्म जनरली, राजपूत जो टर्म है वो जनरली उनके लिए अप्लाई करी जाती थी, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए जो कि ये क्लेम करते थे कि वो क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस अज्यूम करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये देखो, पर्शियन व्हील मैंने आपको वैसे फुल एचडी में दिखा दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, पर्शियन व्हील। ये जो टर्म है, द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स या फिर जो चीफ होते थे एक रीजन से दूसरे रीजन की, एक रीजन को कंट्रोल करने वाले, बट जो राजपूत टर्म थी वो सोल्जर्स के लिए भी अप्लाई होती थी, वॉर में लड़ने वाले, कमांडर्स के लिए भी अप्लाई होती थी, जो कि आर्मीज में सर्व करते थे अलग अलग मोनार्क के अंतर्गत, अलग अलग राजा की अध्यक्षता में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन याद रखना, जो कास्ट स्टेटस यूज करते थे क्षत्रिय का, यहां पर एक इनके साथ ना कोड ऑफ कंडक्ट, ये शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मतलब जिसपे आपको अपने आप को एक प्राउड फीलिंग होती है आपको, जिसको ऐसा माना जाता था राजपूत जिस भी आर्मी में है ना, उसमें उस आर्मी की ग्रेटनेस बहुत है, ये सच्चे सिपाही हैं, लॉयल सिपाही और बहादुर भी बहुत है। ये क्वालिटीज़ इनके साथ एसोसिएट करी जाती थी पोएट्स के द्वारा, कोड पोएट्स के द्वारा और ग्रुप ऑफ राइटर्स वगैरह के द्वारा। अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यहाँ पर थे इस टाइम पर, जो प्रोमिनेंट बनते चले जा रहे थे, अमीर बनते चले जा रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे, अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहे थे। एक आपने राजपूत देखा, मराठास, सिख, जाट्स, अहोम और कायस्थ। ये कास्ट होती थी स्क्राइब्स की और सेक्रेटरीज की, जो कि लिखते थे और सेक्रेटरी का काम करते थे। कायस्थ याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये भी इस टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते थे, जो कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन गया इनकी एक्टिविटीज़ वगैरह। ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ये चैप्टर लेकिन जैसा कि मैंने बताया था फ्रिंज एरियाज पे है, हमें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा है मेडिवल हिस्ट्री का, वो भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं दे रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ही, कुछ ना कुछ टर्म्स तो मिलेगी। तमिलनाडु में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री का। इस पीरियड के पूरे दौरान, थ्रू आउट दिस पीरियड, यहाँ पर अब एम्पायर किंगडम बढ़ रहे थे तो जंगल क्लियर होते चले जा रहे थे। क्यों क्लियर हो रहे थे? क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था। यहाँ पर चेंज एज कम्पेयर टू एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा जल्दी हो रहा था और अच्छी तरीके से हो रहा था, पूरे कंप्लीट वे में हो रहा था, आधा अधूरा काम कोई भी नहीं छोड़ा जा रहा था। चेंजेस जो हो रहे थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के हैबिटेट में हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ा। अब हैबिटेट वैसे आप एनवायरनमेंट के हिसाब से तो जानते हो, इट रेफर्स टू एनवायरनमेंट एंड रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जंगल जब कट रहे थे तो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी वगैरह जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, जो कि अपना फूड एंड फॉडर मटेरियल वहाँ से कलेक्ट करते थे, अब उनको माइग्रेट करना पड़ा। दूसरे लोग जो हैं उन्होंने खेत जोतना स्टार्ट करे ताकि वो खुद के एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह उगा सकें, और आगे चलकर ये बन गए पीजेंट्स। नए पीजेंट के ग्रुप्स इस प्रकार से ग्रेजुअली आते रहे, जो कि आसपास की रीजनल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते रहे। इसके अलावा कुछ चीफ्टियंस, पूजा पाठ करवाने वाले पुजारी, मोनेस्ट्रीज, मंदिर वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर बनते रहे। सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, क्योंकि इसके अंदर और ग्रुप ऑफ पीपल शामिल होते चले जा रहे थे, और सबको अब इस टाइम पर ये बोला गया कि दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस
अगर टैक्सेस दो फॉर्म में दे सकते हो, टैक्स यू कैन पे इन कैश और काइंड। कैश बहुत कम यूज़ होता था, सिक्के वगैरह इतने तो थे ही नहीं किसी के पास, तो काइंड में यानी कि गुड्स और सर्विसेज आप लोकल लॉर्ड्स को ऑफर कर सकते हो। एज अ रिजल्ट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए पीजेंट्स के अंदर। कुछ ज़्यादा लैंड पोजेस करते थे, दूसरे जो थे उनके पास गाय भैंस भेड़ बकरियाँ थी। कुछ लोगों के पास कारीगरी का काम बहुत अच्छा था, उनके पास स्किल्स थी अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कि जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं तब खेती बाड़ी कर लेंगे, जब तक क्रॉप्स वगैरह उग रही हैं तो हमारे पास कुछ कारीगरी का काम है, हम राजा के महल में जाकर या फिर लोकल चीफ वगैरह को हम लोग सर्विसेज देंगे, जिसके लिए हमें अपनी दिहाड़ी वगैरह मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी। अब सोसाइटी बन रही थी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग कास्ट एंड क्लास के लोग यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी अलग अलग था। इस हिसाब से लोग रैंक करे गए इन जातीज और सबकास्ट, और उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन को देखकर उनको रैंकिंग दी गई। याद है सोसाइटी में हम ये वाली चीज़ कवर कर चुके हैं ज़्यादा डिटेल में, पता है ना आपको ये वाली बात। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, रैंक्स परमानेंटली फिक्स नहीं थी इस टाइम पर। वो पावर के अकॉर्डिंग आपका इन्फ्लुएंस कितना है एक रीजन में, आपके पास रिसोर्सेज कितने, कितनी ज़मीन है, कितने गाय भैंस भेड़ बकरियाँ हैं जो कि एक पर्टिकुलर जाति के मेंबर्स कंट्रोल करते थे, उसके बेसिस पर आपका स्टेटस बढ़ता गिरता रहता था। अब सेम जाति अगर कोई है, मतलब मान लो एक जाति का नाम है XYZ की जाति है ये, अगर ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और XYZ की जाति, सेम जाति के लोग अगर असम के अंदर लोकेटेड है, इनका स्टेटस वेरी करेगा, क्योंकि जो जितना लैंड रिसोर्सेस और पावर इनकी यूपी में हो सकता है उतनी असम में ना हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। एक एक जाति अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती चल रही थी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट अपने मेंबर्स के लिए। ये रेगुलेशंस को हर एक जाति के अंदर एक असेंबली ऑफ एल्डर्स थे, जिनको आगे चलकर बोला गया जाति पंचायत। ये बनाते थे कि मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड विद इन द जाति उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है। कुछ जाति जो थी दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस ऑल्सो, पूरे गाँव का कभी कभार एक कॉमन रूल हुआ करता था, कुछ जाति को वो भी फॉलो करना पड़ता था। विलेजेस को गवर्न करने के लिए यहाँ पर चीफ हुआ करते थे, लोकल चीफ्स, जिनको राजा अपॉइंट वगैरह करता था, चीफ्टेन कहते थे उसको हम लोग, ठीक है। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, मतलब पूरा अगर राज्य इतना था, एम्पायर अगर इतना था, तो ये लोकल चीफ्टेन्स और जातिस वगैरह इतना सा पार्ट थे इसका, सिर्फ इतना सा ABC जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। कुछ तो नहीं के ऊपर नहीं। अब बात करते हैं रीजन एंड एम्पायर की। लार्ज स्टेट्स जिनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन नाम आपने सुना ही होगा, चोलास, चेरास, पांड्यास, तुगलक्स, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये बड़े सारे रीजन्स में फैले हुए थे। एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी राजा महाराजा को प्रेज कर रही हो, प्रशंसा कर रही है, उसकी प्रेज करना, उसको कहते हैं प्रशस्ति। एक प्रशस्ति मिली है संस्कृत की, जिसके बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे। ये दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को प्रेज करती है, जिसका रूल 1266 से लेकर 1287 AD तक रहा। ये प्रशस्ति एक्सप्लेन करती है कि बलबन एक ऐसा रूलर था जिसका एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, जो कि फैला हुआ था बंगाल के गौड़ा शहर से लेकर ईस्ट में टू वेस्ट साइड पर अफगानिस्तान के गजना में, और साउथ इंडिया पूरा का पूरा इसके कब्जे में था, यानी कि पूरा का पूरा द्रविड़ा लैंड इसके कब्जे में था। रूलर का नाम गियासुद्दीन बलबन। इतना प्रेज करती है प्रशस्ति उसको, संस्कृत में लिखी गई। अलग अलग रीजन के जो लोग थे इस टाइम पे, गौड़ा रीजन के, आंध्र रीजन के, केरला रीजन के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, इसकी आर्मी के सामने उनका सूसू छूट जाता था, भाग जाते थे। हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कोर्ट पोएट्स या फिर जो क्रॉनिकलर्स हैं, जो कि लिखते थे राजा महाराजाओं के बारे में इस प्रकार की प्रशस्ति वगैरह, ये कुछ इनके कॉन्क्वेस्ट को ये कब्जा करते थे, रूल करते थे, वॉर लड़ते थे, ये समझ में आता है, लेकिन इसको एग्जैजरेटेड वे में दिखाते थे।
आप में से कोई मुझे इसके पीछे साइकोलॉजी बता सकता है कि कोड पोएट्स या फिर क्रॉनिकल्स एग्जैजरेटेड वे में बढ़ा चढ़ाकर अगर गयासुद्दीन बलबन या किसी भी राजा के सामने अगर इस प्रकार की बातें करेंगे या लिखेंगे, उससे उनका क्या फायदा? प्रशस्ति से कोड पोएट्स का, क्रॉनिकलर्स का क्या फायदा? हाँ, ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ज़्यादा अच्छी प्रेस्टीज वगैरह मिलेगी। एट द सेम टाइम वो ये भी समझने की कोशिश करते थे कि वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये दिखाने के लिए कि जैसे अशोक चक्रवर्ती सम्राट था, तो ये दिखाने के लिए कि राजा का एम्पायर बहुत वास्ट रीजन में फैला हुआ था, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जब मोहम्मद तुगलक रूल कर रहा था, अकॉर्डिंग टू वन इजिप्शियन सोर्स, अब इस इजिप्शियन सोर्स का नाम आ सकता है आपको बड़े सारे पेपर के अंदर, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं और किसी बुक के अंदर। मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, लिखी किसने ये कॉम्प्लिकेटेड सी इजिप्शियन सोर्स? शिहाबुद्दीन उमारी। मैं फिर से बोलता हूँ, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? मोहम्मद तुगलक के टाइम पर, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर दिल्ली सल्तनत में इसकी प्रोविंसेस कौन कौन थी, इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत, ये हमें इसकी झलक एक इजिप्शियन सोर्स से मिलती है, जिस इजिप्शियन सोर्स को लिखा शिहाबुद्दीन उमारी ने। नाम है उसका मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। ये कॉम्प्लिकेटेड नाम आ गया तो आधे लोग तो वैसे ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन 7th क्लास का है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटी क्लास के एनसीईआरटीज़ में आपको शर्माना नहीं चाहिए। अब देखो, हर दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के टाइम पर पुराने रीजन को क्या बोला जाता था, क्या नहीं, हम इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस और जिस प्रकार के एग्जाम्स की हम लोग सारे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर 24 चीज़ें गिवन है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ आपको पता भी है। ये इसकी 24 प्रोविंसेस यहाँ पर दे रखी हैं कि जब ये दिल्ली का सुल्तान था, नाम इसका मोहम्मद बिन तुगलक, तब इसके पास कौन कौन सी प्रोविंसेस थी। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी प्रोविंसेस कौन सी थी। ऐसे तो हर राजा महाराजा की होती, कब तक याद करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री में तो इतनी सारी हैं। आपको जो चीज़ याद करनी है ना, वो पता है क्या करना है? क्वेश्चन ये निकलेगा कि ये जगहों के नाम आपको दे देंगे और बोल देंगे कि आज के टाइम में कहाँ पर लोकेटेड है, इसका असली नाम क्या है। जैसे बड़ी सारी जगह हैं, जैसे आपको जो करनी है, जो अभी आपने नहीं सुना होगा, जैसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं। गुजरात, ठीक है, आप कर लोगे। मालाबार, मालवा, बिहार, अवध, कन्नौज, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, बाकी सारे ढूंढ के रखो, बाकी सारे ढूंढ के रखो कि कौन सी स्टेट में और आज इनके शहर के नाम क्या है। ये होमवर्क कर लो। ये कितने एलिमिनेट हो गए? 1 2 सभी देख लेना। वैसे तो 24 पेन पे होमवर्क कर लो कि इनके ओल्ड नाम क्या हैं और इनके अब न्यू नाम क्या है। आप सोचोगे पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा कि उस स्टेट के एग्जामिनर ने कहीं से भी ऐसे उठा के दे दिया, ऐसा कहाँ तक याद करें, लेकिन उठाया जाएगा यहाँ से, आने वाले सालों की बच्चों की साइकोलॉजी ख़राब कर देगा कि अब ऐसे तो अकबर भी था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक डायनेस्टीज थी, उसके भी इतने सारे रूलर थे, ऐसे किस किस का याद रखें। सिर्फ क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाएगा। बस ये मेहनत कर लेना, ये मुझे होमवर्क चाहिए सबसे, आज रात से पहले, ठीक है। ऊपर और तो कुछ नहीं, ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन, 1318 में एक पोएट था आमिर खुसरो, मैंने बताया था इसने काफ़ी सारे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के अंतर्गत काम करा, उनका कोट पोएट रह चुका है। ही नोटेड दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दौड़ समुद्री, ये सदर्न कर्नाटका में बोली जाती है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरी गुजरात के अंदर, मालाबारी तमिलनाडु के अंदर, गौरी बंगाल के अंदर, अवधी ईस्टर्न इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और हिंडावी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रैवलर्स वाला जब मैं चैप्टर करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। हिंडावी 2 लैंग्वेजेस से मिलकर ये बनती थी, ठीक है। ये दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाती थी। इन सब में से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि हिंडावी लैंग्वेज यूज इन मेडिवल इंडिया, हिस्टोरियंस हमें क्या बताते हैं,
कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख लैंग्वेज ये बोलने वाली थी? दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन में। ये बात याद रखना, बहुत कम लोगों को पता होती है। आमिर खुसरो इस हद तक एक्सप्लेन करने जाता है इस चीज़ को, मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? कोई डिफ़िकल्टी वाली बात तो है ही नहीं। ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अगर मैं इसको बोलूँ तो, अगर क्वेश्चन कल को आ जाए, हाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज विटनेस्ड इन मेडिवल इंडिया, या डाइवर्सिटी has always been a prominent feature of India since ancient times and has been continued to the contemporary era. Comment, analyze, examine. तो अब उसमें एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट आप एक लिख सकते हो कि आमिर खुसरो के कंधे पे बंदूक चलाकर। आमिर खुसरो कहता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, संस्कृत भी एक ऐसी भाषा है जो कि एक पर्टिकुलर किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती है। ये एक ओल्ड लैंग्वेज है और कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स डू। तो अगर कल को क्वेश्चन अगर आपके सामने थ्रो हो ना, संस्कृत इज कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, तो आप यहां से आमिर खुसरो वाली बात देख सकते हो। 700 AD तक आते आते बड़े सारे चेंजेस जो थे वो हर जगह फैल गए थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर चेंज जो आते थे वो स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड थे, और इन चेंजेस की वजह से कभी कभार हमें स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता था कि हर एक स्टेट का कल्चर अलग, कस्टम्स अलग, लैंग्वेज अलग, ये सब चीज़ें अलग। ओकेशनली कुछ डायनेस्टीज जो थी, जैसे फेमस चोलास, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स, ये एक ऐसा एम्पायर बिल्ड करने में सक्षम रहे, कामयाब रहे, जो कि पैन रीजनल था। मतलब जिस चीज़ की शुरुआत अगर दिल्ली से हुई है तो वो हर दिशा में फैलेगा। डाइवर्स रीजन्स तक इनकी जो पहचान थी वो जाती थी, लेकिन सारे एम्पायर्स डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने एम्पायर को स्टेबल और सक्सेसफुल तरीके से मेंटेन नहीं रख सके। जैसे कि आप देखोगे, खिलजी का रूल काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू द मुगल डायनेस्टीज रूल। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होता है 18वीं शताब्दी के अंदर, तब बड़ी सारी रीजनल स्टेट्स इमर्ज होती हैं, जिसके बारे में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। लेकिन जो इंपीरियल मतलब राजा महाराजा के जब ये रूल्स थे, पैन रीजनल रूल जो था, इसकी वजह से सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी रीजन थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, ऑल्टर हो गई। बड़े सारे मतलब ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट के हर एक रीजन में ये रूलर्स अपनी छाप छोड़ कर गए, लेगेसी छोड़ कर गए। और यहाँ पर हमें देखने को भी मिलता है कि जिस तरीके से नए नए ट्रेडिशन जो आते रहे, फूड हैबिट, कस्टम स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, पहनावा, बोली, ये सब कुछ में झलक हमें देखने को मिलती है। और कौन से रीजन्स में, कौन से एरियाज़ में, गवर्नेंस के मुद्दे की बात कर लो, इकॉनमी को मैनेज करने की बात कर लो, कल्चर की बात कर लो, और भाषाओं की बात कर लो। अलग अलग रूलर्स की पहचान और झलक हमें अलग अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलती रहती है। और ये टाइम पीरियड एक ऐसा था जो सबसे टर्बुलेंट 1000 ईयर्स थे, 1700 से लेकर 1750 तक। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration। यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हुई, लेकिन अलग अलग पहचान सबकी थी। तो आप ये कह सकते हो इस एरा में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा था, और डाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी इस टाइम पीरियड में, 1700 टू 1750 के बाद। समझ में आई? बाकी ऐसे ही ये चैप्टर ऊपर से बात आपको बता रहा है, कुछ कुछ चीज़ें बस दे रखा है, इसलिए मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, बाकी इतना कुछ वैसा नहीं है। लेकिन पहले मुझे बता दो ऊपर वाली बात समझ में आ गई? इसी में कुछ नोट्स वगैरह बनाने की मुझे तो ज़रूरत लगी, अभी तक तो लगी नहीं। ये वाला लेक्चर तो लाइट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।